हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका हमारी मॉक टेस्ट सीरीज में हम लगातार मॉक टेस्ट पे क्वेश्चन करते चले आ रहे हैं और इसमें हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए जो कि साइंस के भी थे, जो कि हिस्ट्री के भी थे, जो कि ज्योग्राफी के भी थे, आपके करंट के भी थे कुछ कुछ क्वेश्चन। और उन्हीं पूरे तरह से हम क्वेश्चन के कुछ वापस से नए क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जिससे कि आपको आइडिया लग सके कि मॉक टेस्ट में कैसे क्वेश्चंस आएंगे या फिर आपके सीयूटी यूजी में जो एग्जाम होने वाला है उसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं पर अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का देखा ही नहीं है वीडियो, तो आपको ये समझने में मुश्किल हो सकती है कि ये मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस ऐसे क्यों हैं, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज नहीं किया। तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियो को देख ले, मैं वहां पे पिन किया है अपने आई बटन पे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो, उसको समझो और उसके बाद जो है आप इस मॉक टेस्ट को देखो। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी नहीं देखा, आपने सिलेबस का भी वीडियो नहीं देखा, तो मॉक टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आप सिलेबस को जरूर देखें, पीवाईक्यू को जरूर देखें, फिर मॉक पे आइए और मॉक के क्वेश्चंस मेरे साथ हम जो है सॉल्व करेंगे और अपने मार्क्स को एनहांस करेंगे और पाके रहेंगे अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी। जिस भी कॉलेज में हम जाना चाहते हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाना चाहते हैं, वो वहीं से पा पाएंगे जब हम एक स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग चलेंगे। स्ट्रेटेजी ये है कि पहले सिलेबस देखना है, पहले फिर पीवाईक्यू देखना है, फिर मॉक देखना है, फिर मॉक मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। और अगर ये मॉक आपको चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो ये मॉक आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे और वो देंगे हम अपने नंबर 6394487896 पर। अगर आप हमें कॉल करते हैं, आप हमें मैसेज करते हैं, तो ये आपको मॉक जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। मैं वापस से बता देता हूं, नंबर 6394487896। आप कॉल करें, मैसेज करें या फिर हमें कमेंट करें इस वीडियो के नीचे और आपको मॉक टेस्ट जो है हम फ्री में दे देंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कौन है? और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जो सबसे ज्यादा रोल रहा है उनमें से एक है भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान के क्या है? ये निर्माता, जिन्होंने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए, जिन्होंने हमें बोलने की आजादी दी, जिन्होंने हमें पर हर चीज पे रिस्ट्रिक्शन भी लगाया। आजादी है आपके बोलने की, पर आप कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जिससे समाज में तनाव पैदा हो जाए, ठीक है ना, लोग आपस में लड़ने लग जाएं। तो नेशनल सिक्योरिटी के अंदर, भारत की संप्रभुता यानी सोवरेनिटी के अंदर इन चीजों को रखा गया है कि आप बोलिए जरूर, पर कुछ भी ऐसा ना बोलिए जिससे कम्युनल क्लैशेस हो जाए, ठीक है ना, दंगे में बढ़ावा हो जाए। तो ये सब चीजों पर रोक लगाई गई है। तो हमें हमारे हक देने के लिए ये सारी चीजें मौखिक नहीं है, मतलब बोली हुई नहीं है, ये एक जगह पे लिखी हुई है। और वही क्या है हमारा? वही है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अंबेडकर जी ने हार्ट एंड सोल बोला था। किसी को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की भी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का दिल और आत्मा, ठीक है ना, कि जो अगर निकल जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू बहुत ही क्या मतलब खत्म ही हो जाएगी, ठीक है। तो हार्ट एंड सोल बोला है आर्टिकल 32 में। किसको बोला है? आर्टिकल 32 को बोला है, जिसे हम कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। मतलब अगर आपको कोई भी दिक्कत है, आपके कोई फंडामेंटल राइट छीन रहा है, तो आपके पास यह अधिकार है कि आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं या फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने इस आर्टिकल के अंदर। और अगर आपके, क्योंकि मौलिक अधिकार, एक फंडामेंटल राइट्स एक ऐसी चीज है जो किसी के इंसान के विकास में मदद करती है, उनके ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प करती है, कुछ हमें ऐसी राइट्स देती हैं जिसमें हम अपने स्किल्स को सुधार सकें, बढ़ा सकें, ठीक है। और अगर आपसे वही छीन लिए जाएंगे तो आप सीधे कोर्ट में जा सकते हैं। इसी को बोला जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसके अंदर 5 रिट्स हैं। आगे आने वाली क्लासेस के अंदर हम लोग वो रिट्स भी पढ़ेंगे। तो सही जवाब क्या है इसका? इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? लिवर, पेनक्रियास, किडनी एंड स्प्लीन। इनमें से जल्दी से बताइए, जल्दी से। लिवर, पेनक्रियास,
किडनी एंड स्प्लीन। चलो, तो इसका सही जवाब क्या है? लिवर। लिवर इज क्या? द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अब लिवर क्या करता है? लिवर डिटॉक्सिफिकेशन करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को सही रखता है, ठीक है ना। बाइल जूस प्रोड्यूस करता है जो कि उसको आपके एल्कलाइन बनाती है हमारे खाने को। तो बेसिकली लिवर क्या है? हमारा सबसे बड़ा ग्लैंड है इंडियन ह्यूमन बॉडी के अंदर। इंडोक्राइन एक ग्लैंड होती है और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, ठीक है ना। डक्ट और डक्टलेस का अंतर होता है इसके अंदर। और एक ग्लैंड शरीर में ऐसी होती है विच इज बोथ आपका इंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, वो है आपकी पेनक्रियास। ठीक है, पेनक्रियास, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, ठीक है ना। पेनक्रियास ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच ग्लैंड इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो वो कौन सी हमारी? पेनक्रियास इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारा लिवर। सबसे छोटी बोन कौन सी है? सबसे छोटी बोन है हमारे ईयर की बोन, जिसे हम कहते हैं स्टिपीस, ठीक है ना। सबसे छोटी बोन कौन सी है? हमारी ईयर की बोन, जिसे हम कहते हैं स्टिपीस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हु डिस्कवर्ड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? आइजैक न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टीन, गैलीलियो, निकोला टेस्ला। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से बताइए कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा। भाई कमेंट करके अगर आंसर बताते रहेंगे तो आपको कमेंट करके बताने में चीजें याद भी हो जाएंगी, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हु इज डिस्कवर्ड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, गैलीलियो और निकोला टेस्ला। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है E इक्वल्स टू MC स्क्वायर। और ये दिया है किसने? एल्बर्ट आइंस्टीन ने। पर याद रखना कि एल्बर्ट आइंस्टीन को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए कभी भी नोबेल प्राइज नहीं मिला, ठीक है ना। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स उनको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं मिला, पर उनकी ये थ्योरी इतनी ज्यादा फेमस है कि सबको ये लगता है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए उनको क्या मिला है? नोबेल प्राइज। पर उनको नोबेल प्राइज मिला है फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे भी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। वैसे भी CUT UG 2024 के फॉर्म्स रिलीज हो चुके हैं। अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप फॉर्म फिल करने से पहले हमारा जो है वो वीडियो देखें, जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोसेस को समझाया है कि कैसे आप बिगिनिंग मतलब रजिस्ट्रेशन से लेके फी पेमेंट तक कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, कहां पे क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कहां पे क्या चीज है। आपको पहले एक बार क्लैरिटी मिल जाए उसके बाद ही फॉर्म स्टार्ट करिए भरना। कुछ मिस्टेक्स आप से अगर हो जाती हैं तो वो आप करेक्शन विंडो में सही कर सकते हैं, पर कुछ मिस्टेक ऐसी है जो करेक्शन विंडो में भी सही नहीं होगी। तो मेरा ये मानना है काफी बड़ा फॉर्म है, काफी डिटेल्ड फॉर्म है, तो एक बार उसको पहले आप देख लें भरने से पहले, जिससे कि आपका जो फॉर्म भरना है वो सही से हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया? भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक अवार्ड कौन सा है? किसी नागरिक को भारत में मिलने वाला सर्वोच्च नागरिक अवार्ड कौन सा है? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया कौन सा है? भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री। ठीक है, तो अभी हालांकि आप देखेंगे तो 5 लोगों को दिया गया है भारत रत्न इंडिया के अंदर। करंट अफेयर्स की न्यूज है, और अगर आप मेरी करंट अफेयर्स की उस न्यूज में देखेंगे तो मैंने आपको ये समझाया था कि ये क्या है ऑर्डर मिलने का तरीका, भारत रत्न कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना, पहला भारत रत्न किसे मिला था, ये सब हमने डिस्कस किया है अपनी करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर। तो करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर सिर्फ करंट अफेयर्स ही नहीं पढ़ाया जाता, करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर हम पढ़ाते हैं करंट अफेयर्स विद स्टैटिक। करंट अफेयर्स पढ़ना मतलब न्यूज पढ़ना, और उसकी स्टैटिक पढ़ना मतलब जीके पढ़ना। तो करंट अफेयर्स को जब तक आप जीके के साथ नहीं पढ़ेंगे तो करंट अफेयर्स और जीके दो अलग अलग सेक्शन आपको बहुत ज्यादा लगेंगे। तो करंट अफेयर्स पढ़िए जीके के साथ, और हमारी करंट अफेयर्स की क्लासेस के अंदर ये सब हो चुका है। अगर आप पढ़ रहे होते हमारी करंट अफेयर्स की क्लासेस को देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि भारत रत्न इज द हाईएस्ट अवार्ड, और 5 लोगों को मिला है। मैंने ये भी बताया था ये अवार्ड स्टार्ट हुआ था 1954 में, पहली बार किसको मिला था ये सब मैंने आपको
बताया था पहले 3 लोगों को मिला था, ठीक है ना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है ना, मैंने सब चीजें आपको बता दी हैं, आप इस वीडियो में देख लीजिएगा। सेकंड नंबर पे जो अवार्ड मिलता है, सेकंड हाईएस्ट अवार्ड इज पद्म विभूषण। थर्ड नंबर पे है पद्म भूषण और फोर्थ नंबर पे है पद्मश्री, ठीक है ना। तो भारत रत्न सबसे ऊंचा अवार्ड है, फिर पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण है और फिर क्या है, पद्मश्री, ये ऑर्डर है, ठीक है। इसी तरह से हमने नोबेल प्राइज किसको मिला है ये भी पढ़ा था, नोबेल प्राइज किस ईयर में स्टार्ट हुआ था ये भी पढ़ा था, रविन्द्रनाथ टैगोर को कब मिला था, फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज। तो जीके को हम कनेक्ट, अपने करंट को कनेक्ट करते हैं अपनी जीके के साथ, जिससे कि आप करंट भी पढ़ सकें और जीके भी पढ़ सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हु रोट द फेमस बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया? रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत एक खोज, ये एक ऐसी बुक है जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, इन सब चीजों के बारे में इस बुक के अंदर दिया हुआ है। ये बुक जो है जिस ऑथर ने लिखी थी, ये तब लिखी थी जब वो जेल में थे और उन्होंने इस बुक को लिखा था, और वो थे जवाहरलाल नेहरू। बड़ी इंपॉर्टेंट और फेमस बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और ये लिखी किसने है, जवाहरलाल नेहरू। अगर हम यहां देखें रविन्द्रनाथ टैगोर को, तो ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन 1913 फॉर हिज बुक गीतांजलि, ठीक है ना। इनकी बुक जो थी गीतांजलि, उसके लिए इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज। और इंडिया में नोबेल प्राइज इन लिटरेचर पाने वाले या नोबेल प्राइज पाने वाले ही वॉज दी फर्स्ट इंडियन। तो कब मिला था, 1913 में, और नोबेल प्राइज स्टार्ट हुआ था कब, 1901 में। ये नोबेल प्राइज जो है, अगर आप मेरा करंट अफेयर्स का वीडियो देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि कितने सेक्शन में दिया जाता है। 5 एक जगह दिए जाते हैं, एक बहुत ही अलग है जो किसी और कंट्री में दिया जाता है, और 5 अवार्ड एक साथ दिए जाते हैं। 6 अवार्ड्स टोटल दिए जाते हैं, 5 एक जगह पे और एक अलग। कौन सा अलग दिया जाता है, अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा अलग दिया जाता है। चलिए, तो जवाहरलाल नेहरू उसका करेक्ट आंसर है। The headquarters of United Nation is located in which city? ठीक है ना, हेडक्वार्टर, मुख्यालय, यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय, सही, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां पर है? ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क सिटी, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी लंदन। जल्दी से सोच के बताइए क्या है, फिर हम तुरंत आंसर बताते हैं। तो यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है, जाने से पहले देखते हैं यूएन कब बनाया गया था। सो यूएन बनाया गया था 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए 24 अक्टूबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, यूएन डे, यूनाइटेड नेशन डे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आपसे सिंपली पूछा जा सकता है कि यूएन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है कि यूएन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो यूएन डे सेलिब्रेट किया जाता है 24 अक्टूबर 1945, और उस दिन हम क्या बनाते हैं, यूनाइटेड नेशन डे। 1945 में यूनाइटेड नेशन बन गया था, और तब से 24 अक्टूबर को हम क्या बनाते हैं, यूएन डे। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है हमारा, न्यूयॉर्क सिटी। जिनेवा में एक बहुत सारे हेडक्वार्टर हैं, एक मैं बता देता हूं आपको, जैसे हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ हो गया, जिनेवा। पेरिस में किसका है, पेरिस में बहुत सारे हैं, उनमें से एक और बता देता हूं मैं, वो है यूनेस्को, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आपको अगर ना पता हो, तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना पता हो, तो आपको शायद ये समझने में मुश्किल हो जाए कि सर ये आप क्या लिखवा रहे हैं, ये किसी जगह के आके ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों लिखवा रहे हैं, ये जरूरी है क्या। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ ये पेपर में आया था, जहां एक तरफ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थे और दूसरी तरफ उनके हेडक्वार्टर थे। जैसे यूएन, मैच द कॉलम, ए हो गया इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, बी हो गया प्लेसेस, तो आपको हेडक्वार्टर्स के साथ मैच करना था। और ये उसी पे एक क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड? गोल्ड का केमिकल सिंबल क्या है? ऑप्शन है हमारे पास, गोल्ड का केमिकल सिंबल क्या है, ऑप्शन है हमारे पास GO, AU, AG, GL। जल्दी से सोच के बताइए कि गोल्ड का क्या है,
ठीक है, गोल्ड का केमिकल सिंबल क्या है? ठीक है, तो GO नहीं है, ठीक है, AG नहीं है, GI नहीं है, तो सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है AU। AG किसका है? सिल्वर का। किसका है? AG सिल्वर का। तो गोल्ड का केमिकल सिंबल क्या है? AU। और ये केमिकल सिंबल हो गया, क्वेश्चन हो गया, कॉस्टिक सोडा किसे कहते हैं, बेकिंग सोडा किसे कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर किसे कहते हैं, ये सब सवाल जो है पहले पेपर में आ चुके हैं। तो तैयारी करते रहना है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिलेबस को जरूर से देख करके उसको याद कर लें कि आखिर उसमें क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु कंपोज द इंडियन नेशनल एंथम जन गण मन? ठीक है, जन गण मन किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सरोजनी नायडू, मोहम्मद इकबाल। ठीक है ना। चलिए तो इसको देखते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था अपनी बुक आनंद मठ में वंदे मातरम। ठीक है ना, इनकी बुक थी आनंद मठ। उसमें से क्या लिया गया है? उसमें से लिया गया है वंदे मातरम, जो कि सन्यासी रिवोल्ट पे है। मोहम्मद इकबाल ने क्या लिखा है? सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है? जन गण मन। ठीक है ना। तो इसका पुराना नाम था भारत भाग्य विधाता, पर जब इसको हमने अडॉप्ट किया 1950 के अंदर, तो हमने इसको नेशनल एंथम की तरह अडॉप्ट किया और हमने इसका नाम क्या रखा? हमने इसका नाम रखा जन गण मन। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक और कंट्री का नेशनल एंथम लिखा है, वो है आपका अमार सोनार बांग्ला, हमारा सुनहरा बंगाल। और अब ये बांग्लादेश का क्या है? नेशनल एंथम। किसका है ये? बांग्लादेश का एंथम है। 1905 में हिस्ट्री की बात है, जब बंगाल का पार्टीशन हो रहा था और रविन्द्रनाथ टैगोर जी को अपने बंगाल से बहुत ज्यादा आपस में बहुत ज्यादा लगाव था, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बांग्लादेश का क्रिएशन। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जब 1905 का समय था तब लिखा था अमार सुनार बांग्ला, और वो बंगाल पार्टीशन का समय था जिसमें बंगाल, जिससे रविन्द्रनाथ टैगोर जी आते थे, उसका विभाजन हो रहा था दो हिस्सों में, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में। तो उसी समय दुख होकर के काफी उन्होंने दुखी होकर के क्या लिखा? अमार सुनार बांग्ला, हमारा सुनहरा बंगाल अब क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो उस चीज के लिए ये लिखा गया था। फिर 1971 में जब ये इंडिया ने पाकिस्तान से उसको लिबरेट कराया और बांग्लादेश एक अपने आप में नई कंट्री बन गई, तो उसके अंदर जब वो इंडिपेंडेंट हुए तो उन्होंने अमार सुनार बांग्ला को क्या चुना? अपना नेशनल एंथम। तो इंडिया का भी नेशनल एंथम लिखा है किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। और बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। चलिए, इसीलिए मैंने आपको बता दिया था कि 1913 में इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर हिज बुक गीतांजलि। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच प्लैनेट इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार? इनमें से कौन सा प्लैनेट है जो कि मॉर्निंग स्टार कहलाता है या फिर इवनिंग स्टार कहलाता है? कौन सा प्लैनेट है जो मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार कहलाता है? ठीक है, ऑप्शन ए हमारा वीनस, ऑप्शन बी मार्स, ऑप्शन सी जुपिटर, ऑप्शन डी सैटर्न। ठीक है, चलिए इवनिंग स्टार या फिर मॉर्निंग स्टार कौन सा कहलाता है? तो वो कहलाता है ऑप्शन ए वीनस। वीनस इज नोन एज इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार। और वीनस को हम एक और चीज कहते हैं, वीनस को कहते हैं हम अर्थ ट्विन। ठीक है ना, अर्थ का ट्विन मार्स नहीं है, अर्थ का ट्विन कौन है? वीनस। क्योंकि आपका जो वीनस है वो दिखने में, शेप और साइज में लगभग अर्थ के बराबर है। और वीनस एक और चीज है, वीनस इज ऑल्सो द हॉटेस्ट प्लैनेट, हॉटेस्ट प्लैनेट। ठीक है ना, इन द सोलर सिस्टम। अब ये होता है कि अगर ये सन है, यहाँ मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, तो सर मरकरी क्यों नहीं सबसे हॉटेस्ट है? क्योंकि सबसे पास तो ये है, वीनस कैसे सबसे ज्यादा है? ठीक है ना। तो मरकरी पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, गर्मी आती है चली जाती है, पर जैसे ही एटमॉस्फेयर होता है हल्का सा, वो एनर्जी को ट्रैप करना स्टार्ट कर देता है। अगर आप देखें जिस दिन बादल होते हैं, क्लाउडीनेस होता है, उस दिन गर्मी ज्यादा लगती है एज कंपेयर टू नॉर्मल डेज, क्योंकि एनर्जी ट्रैप हो जाती है। CO2 भी यही करता है। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने
क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन विच ईयर? पहला बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी 1565, ऑप्शन सी 1605, ऑप्शन डी 1658। इनमें से किस साल पहला बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था? तो आंसर है 1526, और ये लड़ा गया था बिटवीन लोदी, वो भी लिख लेते हैं, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। और कौन जीता था? बाबर। और बाबर के जीतने के बाद इंडिया में क्या आ गया? मुगल डायनेस्टी। बाबर के जीतने के बाद इंडिया में क्या आ गया? मुगल डायनेस्टी। फिर बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, फिर बहादुर शाह जफर फर्स्ट, ठीक है ना, फिर आपका जो भी मतलब मोहम्मद शाह। तो ये सारे लोग जो हैं आते चले गए, पर हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्डर क्या है। टिल औरंगजेब तो बिल्कुल ही पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आया बाबर, फिर आया हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। इसके बाद जो रूलर्स है वो काफी कमजोर है। पर 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है, और फर्स्ट बैटल पानीपत होने के बाद इंडिया के अंदर जो है इसकी नींव रख दी जाती है मुगल डायनेस्टी की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज जो है हम अपने मॉक टेस्ट के 10 क्वेश्चन को यहाँ हमने डिस्कस किया। सिर्फ क्वेश्चन ही डिस्कस नहीं किया, उससे रिलेटेड और भी जो चीजें हैं उसको जानी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर वापस से हम कुछ क्वेश्चन लेकर के आएंगे मॉक टेस्ट के, और उसको डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और खूब खुश रहिए। अपने कॉलेज को अचीव करने के लिए पूरा दम लगा दीजिए, क्योंकि आपके अपने कॉलेज को अचीव करना है। ठीक है, बाय बाय।